नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी खास पेशकश यूपी का ज्ञान में। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन पर किस तरीके की सियासी बिसात है और खास तौर से अभी हाल फिलहाल बीजेपी की क्या तैयारी है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे सहयोगी मंगला तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश सिंह। आप दोनों लोगों का स्वागत है। और सीधे शुरुआत ब्रजेश जी आपसे, क्योंकि जो ये 10 सीटें हैं ये बड़ी अहम हो जाती हैं। 9 सीटों पर तो जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। एक सीट जो सीसामऊ की है वो रिक्त हो गई है, यहाँ पर इरफान सोलंकी को सजा हो जाने की वजह से, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये जो सीटों का था, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एक लगातार बात हो रही थी कि बीजेपी में जो एक उठापटक की बात हो रही थी वो एक बड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव हुआ है बीजेपी में, क्योंकि चुनावी मिशन की कमान सीएम योगी ने संभाल ली है। जो खेमेबाजी की बात हो रही थी, जो तमाम अटकलें लग रही थी, उस पर भी ब्रेक लगा है। और जो टीम 30 की बात हो रही थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी सोमवार की हुई बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये भी बैठक में शामिल हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी अब एक संदेश देना चाहती है कि हम एक हैं, और जो आम चुनाव में जिस तरीके से उसको झटका लगा है उससे उबर कर अब वो एक चेहरा बनाकर एक साथ आकर कुछ बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है? आपको कैसा लगता है विजय जी? देखिए ज्ञानंद जी, अगर हम इसको थोड़ा पीछे ले जाएं, बहुत पीछे तो नहीं, 2024 का चुनाव देखें तो 2024 में उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उस परिणाम के बाद तो सबसे खराब परिणाम जो था उत्तर प्रदेश में था। अगर हम पूरे देश की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का यहाँ जो परिणाम आया इसका कारण माना जाता है भाई केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है दोनों में खींचतान थी, इस वजह से ये परिणाम आए हैं। प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी तमाम उसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और खास करके दोनों डिप्टी सीएम और सीएम में भी तालमेल नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, इन लोगों की आपसी तालमेल ठीक नहीं थी। लेकिन जब परिणाम आ गया तो एक निश्चित रूप से भाजपा के भीतर एक हताशा, सरकार केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी हारा हुआ जैसे व्यक्ति होता है उस ढंग से व्यवहार करना, तो अब तो ये कह सकते हैं इनकी मजबूरी है एक मंच पे आना, क्योंकि 27 का चुनाव इसके बाद होना है। तो 27 के चुनाव को जीतने के लिए इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि एक मंच पे आए, आपस में चाहे जितना सिर फड़ोल करें, लेकिन चुनाव के लिए इन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब ये जो 10 सीटें हैं, ये 10 सीटें तय करेंगी कि जो इधर इनका आपसी रार है ये कितनी खत्म हुई है, और साथ ही ईमानदारी से। ज्ञानी जी बताऊं आपको, 2024 के चुनाव में इनके अपने लोगों ने बेईमानी की है। मतलब बेईमानी का मतलब ये है कि जो जिसकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन नहीं किया, उसका निर्वाह नहीं किया, इसलिए ये परिणाम आए हैं। तो जो इन लोगों ने समीक्षा बैठक की हार की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज बातें निकल करके आई। अब जो 10 सीटों के चुनाव है उसमें जो शहरी सीटें हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी के पास थी, चाहे हम अलीगढ़ की बात करें, प्रयागराज की बात करें या वहाँ की गाजियाबाद की बात करें, तो इन सीटों पर भाजपा का कब्जा था। लेकिन चूंकि सपा भी कुछ सीटों पर थी, तो इसलिए दोनों के लिए एक चैलेंज है। सपा के लिए भी, सपा जो है यहाँ पे बड़ी बढ़त बना ली है उसकी लोकसभा में, तो इन 10 सीटों में सपा चाहेगी कि उसकी ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे। और भाजपा भी चूंकि सत्ता में भी है, उपचुनाव अक्सर हम आप सुनते हैं कि उपचुनाव जो है सरकार का सत्ता का होता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो 19-20 किया जा सकता है। लेकिन अगर घोसी का चुनाव देखें, इतना लंबा गैप हो गया था कि उसको सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते भी आप भर नहीं सकते थे किसी ढंग से। जो सामान्य तौर पे माना जाता है कि जो सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन घोसी का चुनाव भी हुआ था, उसमें आपको देखने को मिला। तो इस चुनाव में भी सरकार के लिए चैलेंज है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। वहीं सपा के लिए यह है कि सपा कैसे जो लोकसभा में बढ़त बनाई है उस बढ़त को कैसे, मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी की विधानसभा में ही है। विधानसभा से पहले, आम चुनाव से पहले जो एक छोटी सी परीक्षा है, इस परीक्षा में कैसे अच्छे परिणाम लाए। ज्ञान जी, इसमें एक मामला और फंस रहा है अभी सपा के खेमे में, सपा और कांग्रेस में, उन लोगों में सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है।
क्योंकि सपा चाह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन किए तो कांग्रेस भी चाह रही है उसको कम से कम 2 से 3 सीटें मिले। तो अब देखिए तब वो सीटों का अगर सही से बांटने का तालमेल ठीक से बैठ जाता है और चुनाव वो सपा और कांग्रेस एक मंच से लड़ती है, तब भी चुनाव भाजपा के लिए कठिन होगा। और अगर बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, अब जैसे देखा जाता है कि अक्सर बसपा चुनाव नहीं लड़ती है और लोकसभा की तरह बसपा का मतदाता फिर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जाता है, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये उपचुनाव। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लेकिन कोशिश करती दिखाई दे रही है। कल ही हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से वो जनेश्वर मिश्र वाले में भी पहुंचते हैं, वो तमाम कोशिशें करते नजर आते हैं। और एक जो पीडीए को लेकर एक जो आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि पीडीए के अलावा समाजवादी पार्टी ध्यान नहीं देती है, तो वो कोशिशें करते वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो सारी कोशिशें वो खासतौर से अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं इनके मद्देनजर है, या फिर 2027 के लिए कुछ खास तैयारी समाजवादी पार्टी करती दिखाई दे रही है? देखिए पीडीए का पेज तो फंसता रहेगा। अभी अयोध्या का एक प्रकरण होता है, ठीक है, उस प्रकरण में अब उनको समझ में नहीं आता हम किस तरफ जाएं। जो पीडीए का फार्मूला है, उस फार्मूले में 2 प्रकरण थे, अयोध्या का प्रकरण और एक गाजियाबाद का प्रकरण है। दोनों खास करके अयोध्या का प्रकरण फंस गया पीडीए पे। अब अखिलेश यादव को वो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो जिनका नाम उसमें लिया जाता है, जिन लोगों का, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। तो पीडीए का फार्मूला ज्ञानी जी आपको बताऊं 24 में चल गया, लेकिन ये 27 तक बरकरार रहेगा। अब अखिलेश के सामने बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि जब पीडीए के फार्मूले पे चलेंगे तो पीडीए में जब पीडीए के जो उनके मतदाता है, अगर वो आपस में उनका कोई विवाद हो जाता, कोई बात बिगड़ती, विवाद होता है मानिए, तो विवाद में वो पीडीए के किस पक्ष में खड़े रहेंगे। और बहुत बड़ा, मैंने कहा अयोध्या बहुत बड़ा उदाहरण उसका है। वहां पीडीए का पेज फंस गया तो उसमें अखिलेश यादव बयान नहीं दे पा रहे हैं, वहां के सांसद जो है कह सकते हैं मीडिया से बच रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं कि हमारा आमना सामना ना हो। तो पीडीए का फार्मूला इस चुनाव में कितना काम, क्योंकि पीडीए में जो लोग आए थे उन्होंने अखिलेश यादव को वोट दिया 2024 में। अब जिस भी वर्ग ने वोट दिया पीडीए के फार्मूले के तहत, उस सारे लोग चाहेंगे कि उनका संरक्षण हो, जब भी उनके ऊपर कोई दिक्कत आए तो वो अखिलेश यादव खड़े रहेंगे। लेकिन जब पीडीए का मामला पीडीए में फंसेगा तो अखिलेश यादव कहाँ खड़े होंगे। इसलिए इस चुनाव में तो शायद थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन 27 तक ये बहुत बड़ा चैलेंज है अखिलेश के लिए कि कैसे उस पीडीए के फार्मूले को संभाल पाते हैं, बचा पाते हैं, और जब पीडीए के लोगों का आपस में विवाद होता है तो किस पक्ष में खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा एक चुनौती बिल्कुल बनी रहेगी कि जब आप कोई एक खास समीकरण बनाकर राजनीति करते हैं तो उसके दूसरे भी खतरे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और शायद वो एक बड़ी चुनौती मौजूद रहेगी। मंगला, हम आपके पास चलते हैं और ये बताइए कि कल जो बैठक हुई है जिस तरीके से, तो उसके बाद क्योंकि एक बड़ी बात आ रही थी कि लगातार दिक्कतें हो रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा रहे हैं, और कई लगातार आप लाइव भी करते थे, बात करते थे, तो अभी आप कैसे देख रहे हैं कि एक सुलह हो गई है, आपस में जो तलवारें निकली हुई दिखाई दे रही थी वो तलवारें मयान में चली गई हैं, या फिर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो ये माहौल बन रहा है और कल की बैठक में सारे लोग शामिल हुए? ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में संगठन और सरकार दोनों ने एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए कल की बैठक जो हुई है वो एक संदेश तो देने की कोशिश जरूर की। देखिए अभी जो भी पिछला लगभग 1-1.5 महीने बीता है उसमें संगठन और सरकार के बीच की ही लड़ाई चल रही थी, और इस पे सबकी नजरें भी बनी हुई थी। और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जो इनका रिजल्ट आना था, तो रिजल्ट इनके हिसाब से नहीं आया था। जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया था। और उसके बाद फिर संगठन और सरकार के बीच जो तलवारें खींच गई, उसकी वजह से भी तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, लोगों की जो इस पे नजर बनी हुई थी। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, इन लोगों को सीटें जो है बांट दी गई हैं। 2-2 सीटें अलग अलग, डिप्टी सीएम को 2 सीटें और ब्रजेश पाठक को और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री के लिए 2-2 सीटें दे दी गई। तो
हमें लगता है कि सब लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, तो इससे जो संगठन और सरकार के बीच जो तलवार खींची थी, उस पे भी मुझे लगता है एक तरह से जो लोग अनुमान लगा रहे थे वो रोक लगा है। और अब ये संदेश जनता के बीच भी जाना है कि अब ऐसा अभी जो दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और चूंकि सीट बंटवारा हो गया है, तो सीट बंटवारा होने की वजह से जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, सीटें जिताने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोगों जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच, दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के बीच में जो लड़ाई नजर आ रही थी, उस पे भी अब मुझे लगता है कि रोक लगेगी। रोक लगेगी। हम ब्रजेश जी एक बार आपके पास फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो तलवारें हैं म्यान में चली गई हैं, या फिर कुछ सब कुछ सहज हो चुका है, या फिर कुछ ऊपर से कहा गया उसका एक असर हुआ है और उसकी वजह से ये फिर से कल का जो है, क्योंकि संदेश तो बड़ा निकला है। जब बैठक में नहीं जाते हैं तो मीडिया में सुर्खियां बनती हैं कि दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे, और पिछली 2 बैठकों में नहीं भी गए। तो ऐसे में अब जब गए हैं तो क्या आप देखते हैं कि ये क्या एक आपसी मतभेद खत्म हो चुका है? तो अगर ऐसा है तो वाकई में बीजेपी के लिए तो एक सुखद ये संदेश होगा, संकेत होगा। जी ज्ञानी जी, देखिए, इनका मतभेद खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ, ये तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन जो अभी मंगला मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मुझे यहीं से पता भी चला उनके द्वारा, कि जो सीटें बांट दी गई हैं कि ये इन सीटों पे आपकी जिम्मेदारी है, इन सीटों पे आपकी जिम्मेदारी है, संगठन के या सरकार में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को। तो ये एक तरह से इन लोगों ने जिम्मेदारी तय कर दी है कि किस सीट आपको अपनी जो जिम्मेदारी सीटें मिली हैं उस पर जिता करके लाना है। तो कह सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कौन जिसको जो सीटें दी गई हैं वो जिता के ला पाता है कि नहीं ला पाता है। निश्चित रूप से कुछ सीटें इनके लिए चैलेंज वाली होंगी, लेकिन ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, अब ये उसके लिए तो समस्या रहेगा, उसके लिए समस्या या उसकी जिम्मेदारी समस्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर कठिन सीट है तो जैसे जहां से अवधेश प्रसाद लड़े थे वो भाजपा के लिए तो टफ सीट है, हम एक सीट की बात कर रहे हैं। तो वहां जिसको भी जिम्मेदारी मिली हो, मुझे नहीं मालूम वहां किसको जिम्मेदारी मिली है, अब वहां से जिता कर लाना, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव मौर्य हो, या सीएम खुद जिम्मेदारी लिए हो, या प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली हो, तो वहां वो सीट जिता के लाना, जैसे तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और भाजपा ये फार्मूला इस्तेमाल करती भी है कि वो फौज उतार देती है, छोटे से छोटे चुनाव में वो फौज उतार देती है और चुनाव को गंभीरता से लेती है। किसी भी चुनाव को, छोटे से छोटे चुनाव को भाजपा हमेशा से गंभीरता से लेती है। किसी चुनाव को, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, उसको भी हल्के में नहीं लेती है। तो अब ये देखना होगा कि वहां डेरा जो डालते हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी मिली है, वो वहां कितना कामयाब होते हैं जो सीटों को बांटा गया है, और एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण चुनाव में ज्ञानी जी आपको ये भी दिख जाएगा कि ये लोग एक दूसरे का सहयोग कितना करते हैं। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और वहां जातिगत समीकरण न देखा जाए, तो कौन व्यक्ति अपने जाति में कितना सेंध लगा पाता है, क्योंकि बूथ वाइज समीक्षा हो जाती है, तो उसका कितना असर है। अगर किसी क्षेत्र में उस जाति के व्यक्ति की संख्या है तो उन बूथों पर वो कितना वोट दिला पाता है अपनी जाति का, इसकी समीक्षा बहुत आसानी से हो जाती है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव में पहले कहा कि बिना जाति समीकरण से नहीं हो सकता। तो जो आपने कहा अब कि क्या इन लोगों की जो तलवारें एक दूसरे की तरफ खिंची हुई थी वो म्यान में चली गई, वो तभी तय हो पाएगा जो एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं और जो 10 सीटों का परिणाम आता है। बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये भी एक मैसेज कल दिया गया, जो 3 मंत्री लगाए गए हैं, सुपर 30 कहा जा रहा है वो चुनाव को लेकर। उसमें ये भी कहा गया कि कार्यकर्ता जो निराश हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, जनता से जनसंवाद करें, फीडबैक लें, और ये भी पता करें कि कौन संभावित, कौन सा जाति समीकरण के लिहाज से या वैसे भी पॉपुलरिटी के हिसाब से कौन अच्छा कैंडिडेट होगा। तो ये मैं ब्रजेश जी से समझूंगा, उससे पहले मंगला के पास भी चलते हैं। तो ये जो सारी जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, क्या वाकई में फीडबैक लेना, क्योंकि आम चुनाव में तो एक बड़ी दिक्कत आई थी, यही कहा गया था कि तमाम जगहों पर कार्यकर्ता जिनको नहीं चाहते थे उन्हें टिकट दिया गया, और उसका नतीजा यही रहा कि बीजेपी की सीटें भी घटी और उनका वोट शेयर भी घटा। तो अब शायद वो चूक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि वो अब यहाँ पर कुछ
कुछ बेहतर करेंगे और खासतौर से जो उनके कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हो गए थे उन्हें फिर से एक्टिव किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? सर, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, मतलब जो रिजल्ट आया है लोकसभा में भी हाल ही में बीते रिजल्ट जो लोकसभा में आया है, उसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु जो नजर आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में रिजल्ट खराब रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो एक प्रमुख विषय सामने आया है कि कार्यकर्ता नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से। उनमें वो उत्साह नजर नहीं आया जो जिस उत्साह के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए थे। तो जमीनी स्तर पे जो बूथ स्तर के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें नाराजगी और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाने की, ये सब बातें जो है सामने आई है। तो अभी क्या है कि अगर यदि जो चुनाव अभी जो रिजल्ट उपचुनाव होना है और उसमें जो टिकट बंटवारे की बात आएगी, टिकट देना है, उसमें कार्यकर्ताओं के बात को सुन करके अगर दिया जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सकारात्मक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा। इसमें भी जो उपचुनाव में यदि देखने वाली बात होगी तो मुख्यमंत्री ने सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों से जो मुलाकात की है, उसका क्या असर है वो भी इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि ये सामने आएगा कि उपचुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम रहा है, क्या जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दूर हुई है, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं अथवा जिलाध्यक्ष हैं, उनकी नाराजगी दूर हुई है, जो मुख्यमंत्री ने सबकी बातें सुनी है और उन्होंने कहा है कि यदि जो सही पक्ष है अगर उसको रखा जाता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अथवा जिलाधिकारी हैं, तो उनकी बात को सुनने के बाद उसका क्या रिजल्ट है ये तो तभी समझ में आएगा जब उपचुनाव का ये रिजल्ट आएगा। और इसमें सर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अभी जब पिछली बार आपने पिछला सवाल पूछा था तो उसमें ब्रजेश सर भी हैं, इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रकाश डालेंगे कि केशव मौर्य संगठन और जो सरकार की लड़ाई चल रही थी, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक सवाल जो सोशल मीडिया और तमाम जगह पे जो तैर रहा था वो ये था कि लोग कह रहे थे कि जो उप मुख्यमंत्री को लेकर के केशव मौर्य को लेकर के कि इन्होंने अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, इसको लेकर के अभी जो उनको जिन 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट जो दी गई है, तो इसमें यदि ये रिजल्ट क्या रहता है, सकारात्मक रहता है अथवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष विपक्ष में रहता है, तो इसमें भी क्या कोई प्लस माइनस है या इसका जब रिजल्ट आएगा तो ये देखा जाएगा संगठन सरकार के बीच में। जी बिल्कुल, ब्रजेश जी के पास अभी हम चलते हैं, लेकिन आपने फूलपुर की जब बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो 3 चुनाव जो हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी जीती, 1 बार समाजवादी पार्टी जीती। 2022 में जब चुनाव हुए थे प्रवीण पटेल यहाँ पर चुनाव जीते थे, लेकिन आप देखिए कि प्रवीण पटेल की और मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी तो समाजवादी पार्टी से थे और ये जो जीत हार का मार्जिन था 2732 ये वोटों का था, तो ये एक बड़ा बहुत ही ऐसा मार्जिन था। इससे पहले 2017 में प्रवीण कुमार सिंह जीते थे, तब जीत हार का मार्जिन था, समाजवादी पार्टी के मंसूर आलम को हराया था, 26,000 का मार्जिन था, तो एक मार्जिन। और अब आप उससे पहले 2012 के चुनाव को देख लीजिए, तब समाजवादी पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी के सईद अहमद ने उन्होंने राजरानी बीएसपी को हराया था 7,900 वोटों के मार्जिन से। तो ये पिछली बार का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में ये निश्चित तौर से ये सीटें बहुत ही ऐसी हैं कि जहां पर बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी मंगला जब बात कर रहे थे तो ब्रजेश जी मैं आपसे एक और बात भी कहूंगा कि ये भी जानना चाहूंगा कि संगठन और सरकार लड़ाई इसकी हो रही थी कि संगठन बड़ा है, सरकार बड़ा है, लेकिन अहम की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो अपनी जो जरूरतें थी, यानी जब भिड़ना है तो एकजुट होकर एक चेहरा होकर भिड़ना चाहिए था, तो वो सब नहीं दिख रहा था। तो ये संगठन और सरकार की लड़ाई क्या चली गई, नेपथ्य में चली गई है और अब वाकई में ये एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। और अगर एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं तो आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर होगा या सब कुछ जो दोस्ती है ये सब कुछ ऊपर का कुछ दिखावा है और हाथी के दांत हमारे पास हैं, उसके तरीके से कहावत है कि दिखाने के और खाने के कुछ और। तो ऐसा आप कैसी हकीकत देख पा रहे हैं ब्रजेश जी?
देखिए, हम पहले आपको बता दें कि जो अभी मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडल वाइज सबसे मुलाकात की, विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। देखिए ज्ञानंद जी, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, भले चुनाव हो गया हो, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के नाराजगी है, नाराजगी और आक्रोश दोनों दिखता है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अफसरशाही अभी भी हावी है। और आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ ले चलने बात करें तो जो समाजवादी पार्टी का परिणाम आया है, तो उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो इस बार बूथ पर लड़ेगा। वो अगर उसका जो परिणाम है तो वो आसानी से इन लोगों को नहीं जीतने देगा कि आसानी से जीत जाए। तो जो उस एक, तो मैंने कहा ना, एक कार्यकर्ता जो बूथ पर होगा चुनाव में, उपचुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, वो नाराजगी और अपनी ही पार्टी से नाराजगी होगी, उसकी अपने ही जनप्रतिनिधि के प्रति उसका आक्रोश होगा। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उत्साह में होगा। तो ये कह सकते हैं कि इनकी बूथ की लड़ाई भी आसान नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भले ही मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लेकिन जो अफसरों का जो कह सकते हैं प्रभाव है, जो अफसरों का मैं तानाशाही रवैया अगर कहूँ अफसरों का, तो गलत नहीं होगा, उस पर अभी कोई लगाम नहीं लगी है, अफसर बेलगाम है। तो इस नाते ये कहिए टिकट किसको देते हैं, क्या करते हैं, मगर इनका कार्यकर्ता अगर नाराज रहा तो इनकी लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि मतदाता के बीच में इनका बहुत निचले स्तर का कार्यकर्ता, मंडल स्तर का, बूथ स्तर का ये कार्यकर्ता माहौल बनाता है। और वो जब अगर खुद सोचिए कि हमारे आपके पास कोई वोट मांगने आए और उसी अपने ही दल की बुराई करे, अपनी दल के प्रति नाराजगी जताए, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव छोड़ेगा। तो इसलिए अभी भी कार्यकर्ता के स्तर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी भी नाराज है। वो अभी भी जो है उसकी नाराजगी तमाम मंथन के बाद भी, तमाम मीटिंग के बाद भी, तमाम मुलाकात के बाद भी सरकार और संगठन दोनों दूर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसकी नाराजगी व्यवस्था से है, अफसर से है। और व्यवस्था और अफसर अभी वैसे ही चली आ रही है जैसे 24 के चुनाव से पहले आ रही थी। तो इसलिए ये कहना कि अगर वहां पर जाति समीकरण देख करके टिकट दे दिया जाएगा और चुनाव जीत जाएंगे, तो ये बहुत मतलब हम नहीं कहेंगे कि बहुत आसान होगा भाजपा के लिए। घोसी का चुनाव फिर पीछे ले जाएंगे, घोसी का चुनाव, इसका परिणाम है कि घोसी के चुनाव में पूरा जातिगत समीकरण और पूरा मंत्रिमंडल वहां रोक दिया गया था, लेकिन परिणाम क्या था कि लगभग 40,000 वोट से हारे थे दारा सिंह चौहान। तो देखिए बीजेपी ने गलती वहां पर भी की थी कि दारा सिंह चौहान हार गए, फिर उनको मंत्री बना दिया। ये कार्यकर्ता वहां इसी बात से नाराज होकर के इनको वो नहीं लगा कि दारा सिंह चौहान को आपने टिकट क्यों दिया। तो बीजेपी इस तरह की अगर गलती की पुनरावृत्ति करती है 10 सीटों पर, तो ज्ञानी जी जान दीजिए कि इनके लिए ये 10 सीटें फिर मुश्किल हो जाएंगी, 10 की 10 सीटें। और क्योंकि इनको अब सबसे पहले यही काम करना होगा कि कैसे अपने कैडर के लोग जो नाराज हैं, और नीचे का कैडर, ऐसा नहीं है कि सारे विधायकों का काम नहीं हो रहा, विधायक अपना काम करा लेते हैं। वो सिर्फ जब उनको एक माहौल बना दिया, एक परसेप्शन बन गया है कि जो है अफसर सुन नहीं रहे हैं, तो जो उनको अपने कार्यकर्ता का काम करना होगा, टालने के लिए कह भी देते हैं अफसर सुन नहीं रहे हैं। तो उनका कार्यकर्ता कैडर कैसे संतुष्ट हो, कैसे माने, इस पर काम करना पड़ेगा भाजपा को। बिल्कुल मंगला जी, हम अपनी इस चर्चा को समेटने के क्रम में आ रहे हैं। पहले आपसे ये बात जो ब्रजेश जी ने कही है उसी सिरे को हम पकड़ते हैं। आपने आम चुनाव के समय जब आप गए थे, फील्ड में गए थे, तमाम जगहों पर गए थे, आपने बनारस, मिर्जापुर तमाम जगहों पर देखा था, और ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, एक बात तो सही है कि आपस की जो लड़ाई थी वो कम से कम दूर होती दिखाई दे रही है। वो सारे लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी आ गए, सरकार संगठन साथ में आ गई। कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, क्योंकि चुनाव तो आपको कार्यकर्ता ही जिताएंगे और बीजेपी की ताकत भी वही बूथ के लोग थे, तो क्या कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी आम चुनाव के वक्त आप देख रहे थे, क्या वो कुछ तिरोहित होती दिखाई दे रही है, खत्म होती दिखाई दे रही है, कम हुई है, या फिर ज्यों की त्यों बरकरार है? मंगला। पदों में जो जी, तो आवाज जा रही है सर? जी जी बोले। जी, तो जिन जिन जनपदों में जाने के बाद वहां से लोगों से संपर्क हुआ और फिर बातचीत होती है,
तो जो ब्रजेश सर ने बताया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और एक परसेप्शन बन गया है कि विधायक या सांसद जो भी हैं बता दें कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अफसर सुन नहीं रहे हैं। इसमें भी मैं बताऊं सर कि जैसे जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में क्या है कि अगर तहसील स्तर पे तो व्याप्त भ्रष्टाचार सबके सामने है कि यदि, लेकिन वहां क्या है कि तहसील में अगर न्याय नहीं मिला तो ऊपर जाने पर डीएम या एडीएम स्तर पर न्याय की एक संभावना बनी रहती है। लेकिन जो पुलिस विभाग में जो रवैया है पुलिस विभाग की कार्यशैली का, तो मुझे लगता है लोगों से जो बातचीत में समझ में आता है सर कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है या लोग जो इनकी जो कार्य करने की जो शैली है उससे लोग बहुत परेशान हैं। जनता में एक विषय ये भी है कि लोग, तमाम लोग जो बातचीत के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस विभाग लोगों को कहीं से भी उठा लेती है, उठा लेने के बाद फिर उनसे अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया जाता है, पैसों के लिए परेशान किया जाता है। तो ऊपरी लेवल में जैसे प्रदेश लेवल में तो पुलिस विभाग की जो कार्यशैली है वो बेहद बहुत अच्छा हो सकती है, लेकिन जो जनपद में, जो गांव में जो इलाकाई पुलिस का जो कार्यशैली है, मुझे लगता है कि उस पे अभी भी सरकार की जो नजर है वो सही, मतलब सरकार जो फीडबैक भी अगर लेती होगी तो उन तक सही फीडबैक नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जनता इनसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि सामान्य अगर आदमी जाता है न्याय की उम्मीद में, किसी के कोई परेशानी होती है तो वो जाता है, जब वहां कंप्लेन करता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। तब तक, जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाती है, एक ही व्यक्ति 10 लोगों को प्रताड़ित करता है, लेकिन 10 व्यक्तियों में 10 के 10 में वही व्यक्ति होता है, लेकिन उसको न्याय तब तक नहीं मिलता है जब तक वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कर देता है। तो उससे क्या है कि उसमें कई भाजपा को जो वोट देने वाले हैं, भाजपा के जो वोटर हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। तो उनकी जो नाराजगी है, अच्छा सर ने जो कहा कि अब विधायक के पास चले जाएं, विधायक के पास जाने पर क्या है कि वो कह देंगे कि कोई सुन नहीं रहा है, कप्तान नहीं सुन रहा है, अथवा सीओ नहीं सुन रहे हैं। तो वो नाराजगी मुझे लगता है कि उसको दूर करना बेहद जरूरी है। और सर ने कहा कि संगठन और सरकार की लड़ाई तो वो तो बाद में है, लेकिन उससे पहले है कि कार्यकर्ता की जो नाराजगी है और जो माहौल बनाते हैं, जो ग्रामीण मतलब लोकल लेवल पे जो बूथ अन्यथा और हैं, तो उनकी नाराजगी को दूर करना बेहद अहम है। और उसमें भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सीटें कम हुई हैं और समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा हुई हैं, तो दोनों के लिए मुझे लगता है चुनौती होगी, भाजपा की वापसी की चुनौती होगी और समाजवादी पार्टी की जो सीटें ज्यादा आई हैं उसको बरकरार रखना इनके लिए बेहद चुनौती होगी। और उसमें भाजपा के लिए जहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी को मैनेज करना, उनके नाराजगी को दूर करना, तो वही समाजवादी पार्टी के लिए जो ज्यादातर कहा जाता है कि इनके जब सीटें मतलब ज्यादा आ गई या जीत का जब वो होता है तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, तो उसको इनको कंट्रोल करना ये बेहद अहम हो जाएगा। इन 10 सीटों के लिए जो उपचुनाव होना है, इस पे ये रिजल्ट काफी ज्यादा इस पे वो होगा, बिल्कुल निर्भर करेगा। आपकी भी बिल्कुल मंगला, और ये आपने जो बात कही वाकई में ये चुनौतियां तो मौजूद हैं। आप एक साथ भी हो जा रहे हैं तो भी आपके बाकी भी जो आपके हिस्से हैं, लोगों की नाराजगी और खासतौर से कार्यकर्ताओं की, वो तो आपको उससे तो निपटना ही होगा, उसे दूर ही करना होगा, क्योंकि वही सिपह सालार है, वही सैनिक है जिनके जरिए ये चुनावी युद्ध जीते जाते हैं। मुझे संक्षेप में हम ये भी समझेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक साथ आए सरकार संगठन, लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं? जो मैंने मंगला से सवाल किया वही आपसे भी, कि आम चुनाव में जो आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी वो क्या आपको दूर होती दिखाई दे रही है, या अभी भी बीजेपी के लिए वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर मौजूद है? ब्रजेश देखिए ज्ञानी जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनके कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट हो। अब आप जब छात्र जीवन में रहते थे तो कई बार क्या होता था कि जो 2 छात्र नेता होते थे उनके बीच समझौता हो जाता था, लेकिन उनके समर्थक के बीच समझौता नहीं हो पाता था। तो वही हाल यहाँ पे है कि ऊपर डिप्टी सीएम, संगठन, सरकार, सब में जो खींचतान थी और ऊपर से सख्ती की गई, आदेश आया और सब एक मंच पे आ गए, लेकिन नीचे तक
वो जो है एक मंच पे लाना, उनकी नाराजगी दूर करना, ये संभव अभी जो दिख रहा है, ये कितना कर पाए हैं, ये देखना बड़ी बात है। और मुझे अभी तक लगता है कि ये करने में अभी भाजपा कामयाब नहीं हुई है। तमाम कार्यकर्ताओं से मिलता हूं मैं, तमाम लोग मिलते हैं, तो अभी नाराजगी वही है। तो इनके लिए चुनौती है, दोनों चुनाव भी चुनौती है और अपना कैडर भी चुनौती है कि कैसे कैडर को संतुष्ट करें और कैसे चुनाव फिर कैडर को संतुष्ट करके उसी कैडर के माध्यम से कैसे चुनाव जीतेंगे। दोनों बड़ा चैलेंज है इनके सामने, ज्ञानी जी। बिल्कुल, कोई भी चुनौती होती है तो उसमें सारे अंगों को ध्यान रखना पड़ेगा, सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी आयाम है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा जब तक नहीं हो पाएगा तब तक शायद जो दिक्कतें रही हैं, जो कमजोरियां रही हैं, और खास तौर से वो कमजोरियां जो आम चुनाव में उभर कर सामने आई हैं, वो बीजेपी के लिए अभी भी वो चुनौती के तौर पर मौजूद हैं। तो हमारे जो मेहमान जुड़े हैं, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ब्रजेश जी आपका खासतौर से धन्यवाद। तमाम ऐसी जानकारियां दी जो शायद काफी कुछ समझने में भी मदद करेगी, और हुक्मरानों तक अगर वो बात पहुंचती है, अगर वो जानते हैं, तो शायद आम कार्यकर्ताओं के लिए, आम जो लोग हैं जो उनके लिए जुटते हैं, जो चुनाव जिताते हैं, प्राणपण से जुटते हैं, वो शायद उनका मनोबल बढ़ाने में वो प्रयास करेंगे और इसका शायद सकारात्मक नतीजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमने चर्चा की है अपने विशेषज्ञों के साथ, यहाँ पर यही हमने बात पाई कि बीजेपी के लिए सरकार संगठन के साथ भले ही आ गए हों, लेकिन अभी भी बड़ी चुनौती उनके सामने है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि चुनावी जीत तभी संभव होगी, कोई भी मुकाबला, कोई भी युद्ध तभी जीता जा सकेगा जब सैनिकों का मनोबल बढ़ा होगा। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कैसे निपटती है बीजेपी, कैसे निपटते हैं सरकार और संगठन, उनका पूरा खेमा यही तय करेगा कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर नतीजे क्या आएंगे और उन नतीजों में क्या बीजेपी की उम्मीदों का खिलेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। हम ऐसी ही चर्चा फिर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।